पिछला वीडियो हमने विशेषण पर बनाया था कि विशेषण और उसके प्रकार पर विशेषण और उसके प्रकार। तो प्रकार में 3 हम कर चुके हैं। इसमें से सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा किया था हमने परिमाणवाचक, यानी कि मात्रावाचक, और तीसरा किया था संख्या। तो इनको एक बार और दोहरा दे रहा हूं मैं एक लाइन में। गुणवाचक का मतलब है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, वस्तु, स्थिति, काल आदि दर्शाते हैं, उन शब्दों को हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद परिमाण का मतलब है वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताए, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। और संख्यावाचक का मतलब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, मतलब गिनती करना जिसमें पॉसिबल हो, और चाहे वो गिनती हमारे नंबर्स में हो चाहे वो अनिश्चितता में हो, मतलब संख्या निश्चित भी हो सकती है अनिश्चित भी हो सकती है। तो संख्यावाचक दोनों तरह के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जिसमें जैसे हमने कहा 1 रुपया, तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। हमने कहा बहुत रुपये, तो रुपये की गिनती तो होगी, अब बहुत कितने भी हो सकते हैं कि 1000 भी हैं, लाख भी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। चौथे और पांचवें को मिला करके हम बोलते हैं सार्वनामिक। लेकिन सार्वनामिक के भी 2 भाग हैं। एक को बोलते हैं संकेतवाचक और एक को बोलते हैं सार्वनामिक में प्रश्नवाचक। अब सार्वनामिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मूल रूप से ये जो हम विशेषण शब्द प्रयोग करेंगे, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक, वो मूल रूप से कहीं ना कहीं सर्वनाम होते हैं। जैसे हमने लिखा था संकेतवाचक में वह राम का घर है, यानी कि दूर की चीज बताने के लिए। तो वह शब्द किसके लिए आया था? निश्चितता दर्शाने के लिए, संकेत करने के लिए। या बोला था हमने कि यह राम की पुस्तक है। तो ये हमारा क्या बता रहे थे? नजदीक या दूर होना, मतलब किसी वस्तु का हमसे नजदीक होना या दूर होना। तो यह और वह शब्द हमने मूल रूप से यह घर की बात कर रहा था और यह पुस्तक की बात कर रहा था, कि यह पुस्तक नजदीक की चीज बताने के लिए, और यह बता रहा था वह घर दूर की चीज बताने के लिए। तो ये शब्द थे सर्वनाम। अब ये सर्वनाम विशेषण कब होते हैं? तो ये ध्यान रख लीजिए कि अगर इसका बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि वह घर राम का है और यह पुस्तक राम की है, तो यही पर अंतर आ गया। देख लो, अंतर बहुत सूक्ष्म है, वाक्य वही है, लेकिन केवल राम और घर के स्थान बदल देने से वह शब्द और यह शब्द, ये दोनों आपके सर्वनाम की जगह विशेषण हो गए। सर्वनाम इसलिए थे यहां पर क्योंकि नजदीक और दूर होना बता रहे थे। अब यहां नजदीक और दूर होना नहीं, ये इस बात को पक्का कर रहे हैं कि ये घर की विशेषता ये है कि ये राम का है, और ये इस बात को पक्का कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? इस पुस्तक की विशेषता यह है कि यह राम की पुस्तक है। तो यहां पर यह और वह शब्द जब आपके किसी जगह पर विशेषण के रूप में, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाए जाएं, तो विशेषण हो जाते हैं। और एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में जब भी आएगा तो प्रश्न में ही लिखा होगा रेखांकित पद में कौन सा विशेषण होगा। तो सीधी सी बात है कि रेखांकित पद में विशेषण ही पूछा है, तो हमारा कंफ्यूजन तो वैसे ही दूर हो गया कि ये सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। तो यहां पर इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही वैसे बनाएगा कि इसमें विशेषण पूछ लेगा या रेखांकित पद में क्या पूछ लेगा आपका, इस वाले रेखांकित पद में या इस वाले रेखांकित पद में विशेषण पूछेगा। तो हमारे लिए वैसे ही दिक्कत खत्म हो गई कि इसे हम सर्वनाम माने या विशेषण माने। तो जब विशेषण पूछ रहा है तो विशेषण ही होगा।
तो कैसा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण। या तो विकल्प में सार्वनामिक दिया होगा या संकेतवाचक दिया होगा। कई जगहों पर एक ही प्रकार माना जाता है, क्योंकि विशेषण 4 ही प्रकार के कहते हैं और सार्वनामिक में भी 2 होते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, सर्वनाम में मैंने कहा था दरवाजे पर कौन है। तो सीधी सी बात है कि ये कौन कोई संज्ञा होगी, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, आदमी जो भी रहा होगा, ये कोई ना कोई तो होगा कौन। तो इसका मतलब ये संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाया गया था, तो सर्वनाम था। अब आपसे कहा जाए इसी चीज को, ऐसे कहा जाए कौन सा घर तुम्हारा है। अब ये प्रश्नवाचक तो हो ही गया है, कौन सा लगने के कारण ये पूरा वाक्य प्रश्नवाचक हो गया है। तो ये शब्द है तो प्रश्नवाचक, लेकिन कौन सा लगाने से वह आपके क्या घर आपका है ये भी पता है। कौन सा कहने से क्या पूछना चाह रहा है वो, जिसकी विशेषता यह है कि वो आपका है, ना कि वो संज्ञा के बारे में पता करना चाहता है, बल्कि ये पुष्ट करना चाह रहा है कि तुम्हारा वाला कौन सा, यानी कि जिसकी विशेषता तुम्हारा होना है वो पूछ रहा है। तो कौन सा शब्द प्रश्नवाचक हो गया। तो यही अंतर है। सार्वनामिक जो विशेषण होंगे वो हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चय या संकेतवाचक जो आपका सर्वनाम है उसके शब्दों से मिलकर के बने होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा छठा और अंतिम विशेषण है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक, आप कहेंगे व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, ये विशेषण कैसे हुआ? बिल्कुल हो जाता है कभी कभी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब कहीं पर विशेषण का काम करना शुरू कर दे तो वो विशेषण बन जाता है। जैसे आप कहोगे बनारस, तो बनारस एक जगह का नाम है, किसी स्थान, वस्तु या प्राणी का नाम क्या होता है? संज्ञा। अभी तक तो ये संज्ञा है, लेकिन मैं इसी को ऐसे कर दूं बनारसी साड़ी। अब ये बताओ कि ये बनारस किसी स्थान को बिलोंग करता है या फिर ये साड़ी की विशेषता को बताता है? यानी कि ये क्या है? संज्ञा। अब साड़ी यहां संज्ञा हो गई है, बनारसी यहां संज्ञा नहीं है, यहां बनारसी है इसका विशेषण, यानी कि साड़ी की विशेषता। जैसे आता है कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, तो चप्पल संज्ञा है, कोल्हापुरी अब इसकी क्या हो गई है? विशेषता। वैसे कोल्हापुर एक जगह का नाम है तो वो क्या होती? संज्ञा होती। लेकिन अब यहां पर क्या बन गया है? वो यहां पर बन गया है विशेषण। किस संज्ञा से बना है विशेषण? एक स्थान के नाम से। एक वस्तु, एक स्थान, एक प्राणी के नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि ये मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। जैसे इन दोनों में ये मूल रूप में क्या थे? यह, वह, कौन, मूल रूप में क्या थे? सर्वनाम। लेकिन जब इनका उपयोग विशेषण के रूप में हुआ तो इनको हमने बोला सार्वनामिक विशेषण। वैसे ही कहीं पर यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण बन जाए, किसी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए, तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। तो विशेषण इतने ही प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। सार्वनामिक वाले 2 हो सकते हैं, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। इसीलिए कुल 6 मान सकते हैं। वैसे हम मानेंगे कितने? 5। 1, 2, 3, 4 और 5, इसके 2 हिस्से ये हो गए। संख्यावाचक के भी अपने 2 हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस प्रकार से ये विशेषण है। अब बहुत बार आपके प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन आता है, प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण शब्द तो विशेषण ही लगा है, लेकिन प्र क्यों लगा दिया अब इसके आगे? देखो, कई बार ऐसा होता है कि किसी संज्ञा का विशेषता बताने के लिए 2-2 विशेषण एक साथ आ जाते हैं। जैसे आपने कहा राम बहुत ईमानदार व्यक्ति है। व्यक्ति क्या हो गई? संज्ञा, या राम क्या हो गया? संज्ञा। अब ये राम की ही विशेषता बताई जा रही है, तो राम की विशेषता क्या है? ईमानदार।
ये तो विशेषता है राम की, तो विशेषण तो यही हो गया। लेकिन ये ईमानदार भी कैसा वाला है? बहुत वाला। या कई बार आप बोलते हो राम बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, क्या बोल देते हो? बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। तो अब ये बड़ा कौन है फिर बताओ? बड़ा शब्द भी तो विशेषण ही बताता है, विशेषता ही बताता है, मात्रा में विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या, उसकी ईमानदारी की मात्रा ज्यादा है, तो इसका मतलब ईमानदारी तो विशेषण हो गया, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, ईमानदारी भी ज्यादा है बता रहा है, ये क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। जैसे आप बोलते हो रीता, रीता रीता एक सुंदर और रीता बहुत सुंदर, सुशील लड़की है। कई बार ऐसा बोलते हैं हम। तो लड़की कौन है? रीता। रीता क्या हो गई? संज्ञा। सुशील होना क्या है? उसकी विशेषता। सुंदर होना भी क्या है? विशेषता। ये दोनों तो विशेषताएं हैं, यानी कि ये दोनों विशेषण हैं। 3 आ गए ना यहाँ पर। और बहुत, दोनों चीजें बहुत है इसका मतलब, तो ये क्या हो गया है? इसका प्रविशेषण। सुंदर और सुशील तो है लेकिन बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या आपका ये जो शब्द है ये लड़की की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि उसकी विशेषता की विशेषता बताता है, उसके विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। और एक शब्द आता है, एक शब्द और आता है कई बार कि विधेय विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण, ये भी विशेषण ही है। फर्क बस इतना है, सामान्य रूप से विशेषण हमेशा संज्ञा के आगे लगता है, सामान्य रूप से। जैसे आपने कहा यह लाल फूल है, तो सीधी सी बात है, फूल इसमें संज्ञा है, लाल होना उसकी विशेषता है। आपने कहा काली मिर्च, मिर्च संज्ञा है, काला होना उसकी विशेषता है, तो सामान्य रूप से आगे ही लगता है। लेकिन कई बार होता यह है कि आपका जो विशेषण होता है वो संज्ञा के बाद भी लग जाता है या सर्वनाम के बाद भी लग जाता है। जैसे आपने कहा यह फूल लाल है, बात तो वही कही उसने, लेकिन विशेषण को उसके मूल स्थान से यहां होना चाहिए था, यहां ले गया वो। यानी कि जब कोई विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के आगे ना आकर के, यानी कि विशेषण विशेष्य के आगे ना आकर के पीछे चला जाता है, तो पीछे लगने वाले विशेषण को, पीछे लगने वाले विशेषण को क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। बस यही है, कुछ नहीं है। प्रविशेषण और विधेय विशेषण कुछ नहीं। प्रविशेषण का मतलब जहां पर किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ 2 विशेषण आ जाए और एक विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बता रहा हो, एक किसी उसी विशेषण को ज्यादा प्रबल कर रहा हो, ज्यादा महत्व देना चाह रहा हो, तो वो प्रविशेषण यानी कि विशेषण की विशेषता बताए। और जहां पर क्या होता है, विशेषण संज्ञा या विशेष्य के आगे आने के बदले कहा जाता है पीछे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण बोलते हैं। अब कई बार आता है पुनरोक्त विशेषण क्या होता है। कई बार क्या पूछ देता है? पुनरोक्त विशेषण। पुनरोक्त विशेषण ये भी कुछ नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि जब वाक्य में अतिशयता लाने के लिए
हम किसी विशेषण शब्द का प्रयोग एक बार ना करके दो बार कर देते हैं। जैसे हमने कहा यह हरे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बताओ, जो पौधा है, पौधा शब्द क्या है? संज्ञा। इसका हरा होना क्या है? इसकी विशेषता, यानी कि विशेषता है। तो ये क्या है? विशेषण। विशेषता को ही क्या बोलते हैं? विशेषण। अब ये बताओ, अगर इस वाक्य को इससे अच्छे ढंग से कहना चाहो तो क्या कह सकते हो? यह हरे हरे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। अतिशयता आ गई, हरे हरे। इसका मतलब यह है कि जो विशेषण था उसकी पुनरावृत्ति कर दी, पुनरोक्त कर दिया, दो बार उसका प्रयोग हो गया है। तो ये हो गया आपका हरे हरे पौधे। तो इसका मतलब ये है कि ये बताएगा आपको किसी शब्द की विशेष, किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, लेकिन अकेले ना बता करके अपने को रिपीट करेगा, यानी कि दोबारा आएगा, तो उसे बोलेंगे हम पुनरोक्त विशेषण। एक और उदाहरण बता रहा हूं इसका। एक और उदाहरण बता रहा हूं पुनरोक्त विशेषण का। जैसे आपने कहा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बताओ, अब यहां पर कहता छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो भी वाक्य सही होता है इतना ही बोलने पर भी, क्योंकि बच्चे क्या है? संज्ञा, और छोटा क्या है? उनकी स्थिति। छोटा होना यहाँ पर आकार नहीं है, यहाँ पर स्थिति से है बच्चे छोटे। समझ गया ना? आकार भी कह सकते हो, स्थिति भी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका होगा कौन सा वाला? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब इसमें छोटे शब्द होता तो गुणवाचक विशेषण होता है, तो ये वैसे भी गुणवाचक ही, लेकिन इसे पुनरोक्त विशेषण भी कहा जाएगा अगर पूछता है पुनरोक्त विशेषण, क्योंकि छोटा शब्द रिपीट हुआ है उसी रूप में। जैसा पुनरोक्त शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो एक हो और दूसरा भी उसी फॉर्म में रिपीट हो, ये नहीं कि उसकी मात्राएं चेंज हो जाएं। छोटे छोटे, साथ साथ, हरे हरे, बड़े बड़े, इस तरीके से जब हम किसी शब्द को पुनरावृत्ति करते हैं तो उसे पुनरोक्त कहा जाता है। जब विशेषण की पुनरावृत्ति होती है, सेम वही शब्द होता है, तो वो पुनरोक्त हो जाता है। इसी की जगह कोई और होता, ठीक है, इसी की जगह कोई और शब्द होता और वो इसकी विशेषता बता रहा होता, तो वो फिर प्रविशेषण हो जाता, क्योंकि वो विशेषण की विशेषता बताता। यानी कि यहाँ पर प्रविशेषण नहीं है बल्कि पुनरोक्त विशेषण। तो विशेषण में यही चीजें होती हैं, एक तो विशेषण और उसके प्रकार, दूसरी चीज क्या है? पुनरोक्त विशेषण, विधेय विशेषण, और आपके पुनरोक्त, विधेय और प्रविशेषण। अगर ये चीज आपको पता है तो विशेषण में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। और कई बार विशेष संज्ञा के अभाव में विशेषण शब्द का उपयोग संज्ञा के स्थान पर भी किया जाता है, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे आपने कहा उस मोटे को देखो। अब बताओ, इसमें संज्ञा का अभाव है। अगर वो कहता उस मोटे व्यक्ति को देखो तो संज्ञा के साथ लगा होता मोटा, तो यहां पर किसका? विशेषण का ही काम कर रहा होता है। लेकिन यहां पर तो ये मोटा शब्द संज्ञा का काम कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है, संज्ञा का कार्य तो कर रहा है, लेकिन है विशेषण, है विशेषण। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मूल रूप से विशेषण शब्द ही है, यहां आकर के संज्ञा नहीं हो गया है, संज्ञा का काम चला रहा है बस, है ये विशेषण। कहीं पर ऐसा पूछता है तो आप क्या, जैसे आप कहते हो बड़ों का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो। अब बताओ, यहां पर आपने बड़े लोगों का कहा होता तो बड़ा होता विशेषण और लोग होते संज्ञा। अगर यहां पर संज्ञा है ही नहीं तो किससे काम चल गया है? बड़ों का कह के। अब ये बड़ा शब्द है तो क्या विशेषण ही है, तो लेकिन यहां पर किसका काम कर रहा है? संज्ञा का। लेकिन ये संज्ञा होगा नहीं, ये विशेषण ही होगा। कहीं पर ऐसे पूछता है तो आप वहां पर इसको ऐसे ही लें।
ठीक है। और एक चीज और है विशेषण से संबंधित, विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था, अवस्था का मतलब क्या होता है? तुलना। अवस्था, अवस्था होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तम अवस्था, अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं इनको। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जिनमें देन वगैरह लगा करके प्रयोग किया जाता है। तो मूलावस्था का मतलब है जब तुलना खुद से हो। जैसे आपने कहा सचिन अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, तो इसकी विशेषता की तुलना किससे हुई? स्वयं से हुई कि अपने आप में वो अच्छा खिलाड़ी है। उत्तरावस्था का मतलब क्या हो गया? सचिन, अगर आप कहोगे लारा से अच्छा खिलाड़ी है, लारा से अच्छा खिलाड़ी है। अब यहां पर क्या हो गया है बताओ? यानी कि एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जा रही है, उसे उत्तरावस्था बोलते हैं। यहां पर उसकी अच्छाई यानी कि उसकी विशेषता की तुलना दूसरे से की जा रही है। उत्तमा का मतलब क्या हो गया? उत्तम हो गया, मतलब सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो अब यहां पर सचिन के लिए क्या हो गया? सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि वो क्या? सब में श्रेष्ठ है। उसकी विशेषता क्या होगी? सब में अच्छा। तो इसे बोलते हैं विशेषण की अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अगर आप अंग्रेजी अच्छे से समझते हैं तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो वहां पर इसे डिग्री कहा जाता है। ये एक्चुअल में क्या होता है? विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। जब व्यक्ति के खुद की विशेषता बताई जाती है तो उसे मूल अवस्था बोलते हैं। खुद की या किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो उसे उत्तरावस्था बोलते हैं। और यदि एक व्यक्ति की तुलना सबसे कर दी जाती है तो उसे बोलते हैं उत्तमावस्था। तो ये आपका विशेषण वाला टॉपिक है। अगर आप दोनों भागों को देख लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो विशेषण से संबंधित क्वेश्चन है उनके प्रति आपका जो अस्पष्टता थी या जो कंफ्यूजन थे वो आपके दूर हो जाएंगे। चलो।